नमस्कार दोस्तों और स्वागत है यूथ यूनाइट के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर। इस विषय को हम दो भागों में कवर करेंगे। आज पहला भाग है जिसमें हम देखेंगे परिवर्तनकारी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह कहानी मैंने कुछ समय पहले अपने एक मेंटर से सुनी थी। यह दिमाग में मौजूद दो वकीलों की कहानी है। हमारे पास दो वकील हैं। आपने कोर्ट रूम में दो वकीलों को बहस करते हुए देखा ही होगा। अगर हकीकत में नहीं तो कम से कम टेलीविजन या थिएटर में जरूर देखा होगा। दो वकील कोर्टरूम में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। अब जरा कल्पना करें कि ये वकील आपके दिमाग के अंदर हैं। इनमें से एक वकील को हम हाँ कहने वाला वकील कहेंगे और दूसरे को नहीं कहने वाला वकील। यही प्रक्रिया असल जिंदगी में भी होती है। जब भी कोई स्थिति सामने आती है, हमारे दिमाग में ये दो वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट में हमेशा एक पक्ष अभियोजन करता है और दूसरा बचाव पक्ष होता है। एक आरोप लगाने वाला होता है और एक आरोपित। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तर्क देते हैं और वकील खास तौर पर इस बात के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि वे अपने क्लाइंट के पक्ष में या विरोध में प्रभावी ढंग से दलील पेश कर सकें। अब सोचिए कि ये वकील आपके दिमाग के अंदर हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। एक है हाँ वाला वकील और दूसरा है नहीं वाला वकील। अब सवाल ये उठता है, आपके अनुसार कौन जीतेगा? जैसे असली अदालत में किसी न किसी की जीत होती ही है, वैसे ही आपके दिमाग के इस न्यायालय में भी कोई न कोई पक्ष हावी होगा। एक पक्ष जरूर जीतता है। तो अगर आपके दिमाग में हाँ वाला वकील और नहीं वाला वकील किसी विषय पर बहस कर रहे हैं, तो सवाल ये है, आखिर कौन जीतेगा? यही इस कहानी में उठाया गया सवाल है। और फिर अलग अलग जवाब सामने आते हैं। कभी हाँ जीतता है तो कभी नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है, विषय क्या है और बहस किस बारे में हो रही है। जब हम इसे किसी लाइव ऑडियंस के साथ करते हैं तो अलग अलग जवाब मिलते हैं। लेकिन इस सवाल का असली जवाब यह है, वही वकील जीतता है जिसे आप मजबूत करते हैं, जिसे आप भोजन देते हैं। अब मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आप अभी अपने दिमाग में किस वकील को भोजन दे रहे हैं? यही सवाल है जिस पर आपको सोचना चाहिए। और यही बात भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बुनियाद रखती है। सब कुछ हमारे दिमाग और दिल के भीतर ही होता है। जिसे आप भोजन देंगे वही जीतेगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को वर्ष 1995 में डेनियल गोलमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए गए जो बाद में काफी प्रसिद्ध हुए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता से अगला कदम आता है आत्मनियंत्रण। यानी सबसे पहले हमें अपने भीतर की सभी भावनाओं को पहचानना और समझना होता है, तभी हम उन्हें सही तरीके से नियंत्रित। इसके बाद कुछ अभ्यासों की एक श्रृंखला सामने आई जो हमें अपनी भावनाओं को समझने और जागरूक रहने में मदद करती है। इसी प्रक्रिया से आत्मनियंत्रण विकसित होता है। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अपने भीतर की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कैसे संतुलित कर सकते हैं? अगर ध्यान दें तो यह प्रक्रिया हार्टफुलनेस अभ्यासों से बहुत मिलती जुलती है। आत्म जागरूकता से आत्मनियंत्रण विकसित हुआ और फिर यह हमारे रिश्तों और परिवेश को संभालने की क्षमता तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि हम इस प्रक्रिया का उपयोग अपने व्यवहार, भावनाओं और रिश्तों को संतुलित करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यही इस पुस्तक का एक प्रमुख सिद्धांत था जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ और सैकड़ों भाषाओं में अनुवादित किया गया। कितने भाषाओं में अनुवाद हुआ ये तो निश्चित नहीं, लेकिन बाद में मैंने एक बेहद रोचक वेबसाइट पाई। इसका नाम है atlasoфemotions.org। यह वेबसाइट दलाई लामा द्वारा प्रमोट की गई है और इसमें सिर्फ एक साधारण सा पृष्ठ है, लेकिन इसकी गहराई अद्भुत है। यह वेबसाइट एक डायनामिक पृष्ठ की तरह है। जब आप इसे देखेंगे तो शुरुआत में थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक चित्रात्मक रूपरेखा दी गई है। इसमें 5 प्रमुख भावनाएं दर्शाई गई हैं: क्रोध, भय, दुख, घृणा आदि। इसके अलावा ऊपर एक मूविंग डायग्राम होता है और पूरी संरचना 3 मुख्य स्तंभों में बंटी होती है। पहला स्तंभ
उत्तेजना कहलाता है। जैसे किसी बंदूक की ट्रिगर दबाने से गोली चलती है, वैसे ही कुछ घटनाएं हमारी भावनाओं को सक्रिय कर देती हैं। दूसरा स्तंभ है भावना, यानी जब कोई उत्तेजना मिलती है तो हमारे भीतर कौन सी भावना उत्पन्न होती है, क्रोध, भय, दुख या कुछ और। तीसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया, यानी उस भावना के प्रभाव में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक बहुत सरल लेकिन गहराई से समझने योग्य सूत्र है जिसे इस वेबसाइट पर विस्तार से समझाया गया है। तो पहला स्तंभ उत्तेजना है, यानी वह कारण जो हमारे भीतर किसी भावना को जगाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुझ पर चिल्लाता है तो यह एक उत्तेजना है। उत्तेजना हमेशा बाहरी होती है, यानी यह हमारे आसपास की किसी घटना या व्यक्ति से उत्पन्न होती है। अब जब कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मेरी स्वाभाविक भावना हो सकती है क्रोध। फिर आता है दूसरा स्तंभ, यानी भावना। जब कोई मुझ पर चिल्लाता है उत्तेजना, तो मैं क्रोधित हो जाता हूं भावना। अब तीसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया। इस स्थिति में मैं भी उल्टा चिल्लाने लगूं। यह तो एक सरल उदाहरण था, उत्तेजना, भावना, प्रतिक्रिया। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो देखेंगे कि उत्तेजना सिर्फ वही नहीं होती जो हमें दिख रही है। जब कोई मुझ पर चिल्लाता है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं होती। मैं अपने पूरे अतीत का एक संग्रह हूं, मेरी यादों का भंडार, जो बीते 20-30 वर्षों की घटनाओं से भरा हुआ है। उस क्षण सक्रिय हो सकता है। जब कोई मुझ पर चिल्लाता है तो शायद मेरे दिमाग में कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए, जब मुझ पर पहले भी कोई चिल्लाया था। इसका मतलब यह है कि मेरी प्रतिक्रिया केवल उस वर्तमान घटना पर आधारित नहीं होती, बल्कि मेरे पूरे अतीत के अनुभवों से प्रभावित होती है। मैं पहले से ही अपने भीतर अनेक छापें, संस्कार संजोए हुए हूँ, एक तरह का स्मृतियों का भंडार जो मुझ में समाया हुआ है। मैं खाली नहीं हूँ। तो जब कोई मुझ पर चिल्लाता है, मैं केवल उस पल की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अपने भीतर के इसी भंडार से कुछ उठा लेता हूँ। साथ ही मेरी उस समय की मानसिक अवस्था भी मेरी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। मान लीजिए मैंने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है या मेरा कोई रिश्ता टूट गया है। ये सिर्फ उदाहरण है। अब मेरी वर्तमान स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण या नकारात्मक हो सकती है। साथ ही मेरे भीतर पुरानी यादों का भंडार भी भरा पड़ा है, जहां पहले के दर्दनाक अनुभव संग्रहित हैं। इन दोनों का मेल, यानी वर्तमान स्थिति प्लस अतीत की यादें, मिलकर उस उत्तेजना ट्रिगर के लिए गोला बारूद बन जाते हैं। इसलिए जब कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ उसी चिल्लाने की वजह से नहीं होती, बल्कि मेरी वर्तमान मानसिक स्थिति और बीते अनुभवों का प्रभाव भी उसमें जुड़ जाता है। तो असली बात यह है कि उत्तेजना ट्रिगर अकेले काम नहीं करती। यह हमारे अतीत की यादों और वर्तमान मानसिक स्थिति के मेल से और ताकतवर बन जाती है। अगर ये दोनों ना हो, यानी न कोई पुरानी नकारात्मक याद हो, न वर्तमान में कोई मानसिक बोझ हो, तो ट्रिगर बेअसर हो जाएगा। यानी कोई चिल्लाए भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अतीत और वर्तमान की ये भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो यह एक तरह का गोला बारूद, अम्यूनिशन बन जाता है, जो क्रोध जैसी भावना को जन्म देता है। और यही कारण है कि यह एक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। अब दूसरे स्तंभ को गहराई से समझें। भावना यानी क्रोध। जब क्रोध हमें घेर लेता है तो हमारे भीतर मानसिक और शारीरिक बदलाव होने लगते हैं। हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर में तनाव बढ़ जाता है और मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। यानी हमारी पूरी अवस्था बदल जाती है, न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। और मन भी तेजी से दौड़ने लगता है, विचारों की गति बढ़ जाती है और हम मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दें, या फिर हम संयम से प्रतिक्रिया करने के बजाय एक संतुलित उत्तर दें। अगर हम बस कुछ क्षण रुक जाएं, तो संभव है कि यह आंतरिक उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो जाए। जितना अधिक हम रुकने और खुद को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं, उतना ही अधिक हम उस गोला बारूद को निष्क्रिय कर सकते हैं, जो हमारे भीतर इस भावना को भड़काने का काम कर रहा था। जिस तरह वास्तविक जीवन में अगर कोई आग जल रही हो और हम उसे हवा न दें, तो धीरे धीरे वह खुद ही बुझने लगती है। ठीक उसी तरह
अगर हम अपनी भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय दें, तो वह भावना भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। जब क्रोध या कोई अन्य तीव्र भावना शांत होने लगती है, तो तर्क हावी हो जाता है और अंधी प्रतिक्रिया एक संतुलित उत्तर में बदल जाती है। यही पूरा चक्र है, उत्तेजना, ट्रिगर से लेकर भावना, इमोशन और फिर प्रतिक्रिया, रिएक्शन तक। मुझे यह वेबसाइट बहुत पसंद आई क्योंकि यह एक सरल और प्रभावी तरीके से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझाने का काम करती है। इसमें एक डायग्रामेटिक इमेज है जो बटन क्लिक करने पर मूव करती है और पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हम अपने अतीत की यादों, स्मृतियों का भंडार और वर्तमान मानसिक स्थिति को बदलते हैं, तो हमारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैंने अपने जीवन में बहुत डरावने अनुभव झेले हैं और कई बार भय का सामना किया है, तो जब कोई मुझ पर चिल्लाएगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बल्कि डर जाऊंगा। यानी एक ही उत्तेजना, ट्रिगर, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न कर सकती है, और जब भावना अलग होगी तो प्रतिक्रिया भी अलग होगी। इससे यह स्पष्ट हो, और यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को व्यापक रूप से देखें, तो आप समझ सकते हैं कि केवल जागरूकता के माध्यम से एक साधारण ट्रिगर को निष्क्रिय किया जा सकता है। मैं फिर से डेनियल गोलेमैन की पुस्तक में आत्म जागरूकता वाली अवधारणा पर लौट रहा हूं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखने से कि मैं किस स्थिति में हूं। ठीक है, रुको, मैं इस विशेष परिस्थिति से गुजर रहा हूं और इसी कारण संभवतः मुझे गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, दुख हो रहा है या घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। मेरे भीतर इस समय जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं सचेत रहूं और इस बात को समझूं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, तो यही जागरूकता स्वयं ही उस भावना को कम कर देती है, प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर देती है और इसे एक सकारात्मक उत्तर में बदल देती है जो हमारे चारों ओर मौजूद होता है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से कुछ ऐसा समझाना चाहूँगा जिसे अमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होते हैं। अमिगडाला वह भाग है जो पशुवत प्रतिक्रिया करता है, वही प्रतिक्रिया जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, और हिप्पोकैम्पस वह भाग है जो अधिक संतुलित और तार्किक प्रतिक्रिया देता है, जहां आप थोड़ा विचार करते हैं, रुकते हैं और फिर अधिक व्यवस्थित और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि अमिगडाला वह भाग है जहां आप बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई आपको मारता है तो आप तुरंत पलट कर मारते हैं। ये उसी तरह है जैसे मच्छर काटे और आप झट से उसे मार दें। यह एक त्वरित, सहज, पशुवत प्रतिक्रिया होती है। वहीं हिप्पोकैम्पस वह स्थान है जहां आप रुकते हैं, स्थिति और वातावरण को समझते हैं। ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिकता से आ रहा है और आप स्वयं किस मानसिक स्थिति में हैं। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सामने वाले व्यक्ति को समझना और फिर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन यदि आप इससे भी आगे बढ़ें, थोड़ा और ठहरें, आत्मचिंतन करें और अपने भीतर गहराई से झांकें, तो आपकी प्रतिक्रिया सहज और अंतःप्रेरित, इंट्यूटिव हो सकती है। अब आप केवल मस्तिष्क से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई और करुणा से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। इस अवस्था में आपकी प्रतिक्रिया केवल शांतिपूर्ण ही नहीं होती, बल्कि उसमें दया और संवेदनशीलता भी जुड़ जाती है। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक और करुणामय होती है। इसमें एक सहज बुद्धि, इंट्यूशन भी जुड़ जाती है, क्योंकि आप यह अनुभव कर पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, आप स्वयं किस स्थिति में हैं और जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और इस प्रकार आपकी प्रतिक्रिया एक सहज, बुद्धिमत्तापूर्ण, इंट्यूटिव प्रतिक्रिया बन जाती है। आप अमिगडाला से हिप्पोकैम्पस और फिर हृदय की गहराई तक पहुंचते हैं, और यही हार्टफुलनेस है। इस अवस्था में आप सही तरीके से स्वयं को संभालते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे आपकी प्रतिक्रिया केवल तर्क संगत ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और करुणामय भी होती है। इस सत्र में मैं जिस अंतिम विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, वह मेरा एक और पसंदीदा विषय है। इचक अडिजस की देन है। वे हमारे प्रणाली में एक प्रशिक्षक भी हैं।
वे एक अवधारणा पर बात करते हैं जिसे वे माइंड गेम कहते हैं। माइंड गेम। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मुझे लगा कि यह किसी युद्ध क्षेत्र में बिछी लैंड माइंस की तरह कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यह मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है और हमारा क्या है से जुड़ा है। तो इचकडिजस इस अवधारणा को 3 समकेंद्रित वृत्तों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी। यही कारण है कि मुझे यह अवधारणा पसंद है। इसे है, चाहता हूँ और होना चाहिए कहा जाता है। बहुत सीधा सा है। मैं क्या कर रहा हूँ? स्विंगाल। मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं अभी कहाँ हूँ? मैं कहाँ होना चाहता हूँ? स्विंगाल। और मुझे वास्तव में कहाँ होना चाहिए? यह है, चाहता हूँ और होना चाहिए का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे चित्र के रूप में देखें तो यह 3 वृत्तों की तरह होता है, जैसे वेन आरेख, वेन डायग्राम, जहाँ ये तीनों एक दूसरे से मिल सकते हैं और उनके बीच अलग अलग स्तर पर संबंध बन सकते हैं। यदि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ जो मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन वास्तव में मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं 2 वृत्तों को कवर कर रहा हूँ। मैं इसे अभी कर रहा हूँ, हाँ, मैं इसे कर रहा हूँ। मैं संभवतः आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसे करना चाहता हूँ, यह भी सही है। लेकिन चाहिए वाला पहलू, क्या मुझे यह करना चाहिए? ठीक है, क्या मुझे यह विशेष कार्य करना चाहिए? और यहीं पर नियम आते हैं। और ऐसे परिदृश्य में आप किसी ऐसी दुनिया में जी रहे होते हैं जिसे अपराध बोध की दुनिया कहा जाता है, या फिर यह अपराध बोध का कार्य है। आप कुछ कर रहे हैं, आप इसे करना चाहते हैं, लेकिन एक परेशान करने वाला विचार आता है, रुको, शायद मैं गलती कर रहा हूं, मुझे यह नहीं करना चाहिए। तो यह विचार आपके मन में बना रहता है। तो यह है और चाहता हूं का मेल है। ठीक है, अब चाहता हूं और चाहिए पर चलते हैं। तो मैं इसे करना चाहता हूं, बिल्कुल सही। मुझे ये करना चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इसे कर नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आप एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं गोवा में होना चाहता हूं, मुझे गोवा में होना चाहिए, मेरे सभी दोस्त वहाँ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैं गोवा में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। तो वास्तविकता कुछ और है। इसका मतलब है कि आप एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। तो चाहना और चाहिए मौजूद है, लेकिन जो है वह नहीं है। इसीलिए यह एक भ्रम है। अब हमने अपराध बोध और भ्रम को कवर कर लिया है। अब हम तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें यह शामिल है कि मैं इसे कर रहा हूँ, मुझे यह करना चाहिए। तो अब यह सही है, मैं इसे कर रहा हूँ, मुझे इसे करना चाहिए, लेकिन सच में मैं इसे करना नहीं चाहता। यह स्थिति आपको कई बार नौकरियों में देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कुछ कर रहे होते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता। लेकिन उन्हें बस ऐसा लगता है कि वे इसे करना नहीं चाहते। एक प्रकार की ऊब, हताशा की भावना उत्पन्न होती है। जब आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं तो आप उन भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। वास्तव में, अगर आप इस दृष्टिकोण को समझ लें और अपने कार्यों को इन श्रेणियों में विभाजित करें, तो आप जान सकते हैं कि कौन सा कार्य किस श्रेणी में आता है। क्या यह है? क्या यह चाहता हूँ? क्या यह करना चाहिए? क्या यह इनमें से किसी का मिश्रण है? आदि। और फिर आप एक केंद्रीय बिंदु पर पहुंचते हैं। मैं इसे कर रहा हूँ, मैं इसे करना चाहता हूँ और मुझे इसे करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे करना चाहिए। तीनों वृत्तों का केंद्र बिंदु, जहाँ वे एक दूसरे से मिलते हैं। और यही वह बिंदु है जिसे इस विषय में मस्तिष्क का खेल कहा जाता है। जो भी हो, तो यह वह बिंदु है जहाँ मैं कह सकता हूँ, हाँ, यह मेरा है। और इसका उदाहरण एक छोटे बच्चे से दिया गया है। ठीक है, एक छोटा बच्चा। आप में से कुछ ने छोटे बच्चों से बातचीत की होगी, या आपके पास छोटे बच्चे होंगे। आप उसे एक मिठाई देते हैं। ठीक है, बच्चा मिठाई खा रहा है। तो तुम क्या खा रहे हो? हाँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। बच्चा कहता है, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। क्या तुम इसे खाना चाहते हो? हाँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। क्या उसे इसे खाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे इसे खाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और जो मुझे करना चाहिए।
ये बच्चे के मन में पूरी तरह बसा हुआ है। उन्हें अपने किए पर कोई संदेह नहीं होता। वे ठीक वही कर रहे होते हैं जो वे करना चाहते हैं, और उनके अनुसार यही सही है, इसलिए उन्हें इसे करना चाहिए। इसमें बहुत खुशी होती है। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में अत्यधिक खुश रहते हैं, क्योंकि उनके क्या है, क्या चाहिए और क्या होना चाहिए के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है। तो सारी क्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। और केवल कुछ ही अवसरों पर जब यह सामंजस्य नहीं बैठता, तब वे रोना शुरू कर देते हैं। और फिर जब कोई उन्हें वह चीज़ दे देता है, तो वे वापस खुशी की स्थिति में लौट आते हैं। तो वे ज़्यादातर उस केंद्र बिंदु में होते हैं जहां वे वही कर रहे होते हैं जो वे करना चाहते हैं और जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये घेरे अलग होने लगते हैं। पहले ये सभी एक साथ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अलग अलग हो जाते हैं। है, चाहत, होना चाहिए, इसका देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। तीनों गोले एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गोले अलग होने लगते हैं। अब कुछ इच्छाएं, कुछ अपराध बोध, कुछ निराशा बनने लगती है जैसे जैसे ये गोले अलग होते जाते हैं। और कभी कभी ये गोले पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि तीनों के बीच कोई तालमेल नहीं रहता। यही वह स्थिति होती है जब हम गंभीर निराशा, अवसाद और उदासी से घिर जाते हैं, जब सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है और हम खुद से बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाते। और ऐसे समय में ज़रूरत होती है कि धीरे धीरे इन तीनों गोलों को फिर से पास लाया जाए और देखा जाए कि इन्हें कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ एक छोटा सा अभ्यास करें। किसी ऐसे करीबी दोस्त को चुनें जो आपके बहुत करीब हो। यह अभ्यास सुनने की कला या अच्छे से सुनने का तरीका कहलाता है। डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के एक मुख्य अध्याय में सहानुभूति पर जोर दिया गया है। यह अभ्यास वास्तव में आपके अंदर सहानुभूति विकसित करने के लिए बनाया गया है, और इसे करने का तरीका निम्नलिखित है। तो आपको बस निर्देशों को ध्यान से सुनना है और बाद में इसे वास्तव में करना है। और फिर मुझे एक नोट भेजें कि आपको यह अनुभव कैसा लगा। तो किसी को चुनें, कोई साथी हो सकता है, कोई दोस्त, भाई बहन, कोई भी। आपको आमने सामने बैठना है। मान लीजिए कि एक कुर्सी यहाँ है और दूसरी कुर्सी सामने रखी हुई है। आप एक दूसरे के सामने बैठेंगे और सुनने से जुड़े कुछ अभ्यास करेंगे। आप अपनी रुचियों के बारे में बात करेंगे और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। फिर वह अपनी रुचियों के बारे में बात करेगा और अब आपकी बारी होगी सुनने की। इसके बाद आप अपने काम या शिक्षा के बारे में बात करेंगे, वे ध्यान से सुनेंगे। फिर वे अपने काम या शिक्षा के बारे में बात करेंगे और अब आपकी बारी होगी सुनने की। आप अपनी चिंताओं के बारे में बात करेंगे, वे सुनेंगे। फिर वे अपनी चिंताओं के बारे में बात करेंगे और आप सुनेंगे। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो इस प्रक्रिया को समझे, तो आप इसे एक तरफा भी कर सकते हैं, जहां आप सिर्फ उन्हें बोलने के लिए कहेंगे और खुद ध्यान से सुनेंगे। सुनने की शक्ति यह है कि आप बिना किसी रुकावट के सुने। आप बीच में टोकेंगे नहीं। आप बहुत गहराई से, बहुत करुणा के साथ सुनेंगे। पूरे व्यक्ति को बोलने दें और जब वे बोलें तो पूरी तरह उन पर ध्यान केंद्रित करें। कभी भी मोबाइल न रखें। आप जानते हैं, कई बार आप देखते हैं कि लोग कहते हैं, क्या कह रहे हो? ओह, तुम्हारे घर में चोरी हुई? ओह, क्या बात है? तो तुमने कहा था चोरी कहाँ हुई? ओह, क्या बात है? हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। तुम चोरी के बारे में क्या कह रहे हो आदि? ये बहुत ही विचलित करने वाला सुनने का तरीका कहलाता है। तो जब आप यह अभ्यास करें, पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और गहराई से सुनने की कोशिश करें। मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, चाहे चैट में हो या जिस भी तरीके से आप मुझसे बात करना चाहें। तो इसके साथ चलिए एक छोटे से विश्राम सत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद ध्यान किया जाएगा। धन्यवाद। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें और आपके पैर आराम करते हैं।
अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी जांघों में। अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है और आपका पेट। अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है, इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है, वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब ये आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, आराम है, ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस ये जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है। खुल के बोलो और ग्रहणशील, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है।
इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,